हिस्ट्री की कुछ जंगों में गोलियां चलती हैं, कुछ जंगों में मिसाइल्स दागे जाते हैं, लेकिन कुछ जंगों का शोर कभी सुना ही नहीं जाता। वो जंग फाइल्स के अंदर लड़ी जाती हैं, सीक्रेट मीटिंग्स में, और उन लोगों के बीच जिनका नाम कभी हिस्ट्री बुक्स में नहीं लिखा जाता। ये उन्हीं जंगों में से एक की कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि पूरे साउथ एशिया का फ्यूचर था। और उस फ्यूचर को बदलने के लिए दो मुल्क खामोशी से एक दूसरे की तरफ चल पड़े। एक तरफ था भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और बीच में एक छोटा सा नाम कहोता। 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरन रेगिस्तान में सुबह बिल्कुल आम थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही पलों बाद धरती हिलने वाली थी। और उस धमाके की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहने वाली थी। उस दिन भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। कोड नेम स्माइलिंग बुद्ध था। ऑफिशियल तौर पर इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया, लेकिन दुनिया के लिए इसका सिर्फ एक मतलब था। इंडिया अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक नए दौर में कदम रख चुका था। वॉशिंगटन ने इस धमाके को गौर से देखा, मॉस्को ने भी, बीजिंग ने भी, लेकिन जिस मुल्क ने इस धमाके को सबसे गहरा महसूस किया वो था पाकिस्तान। सिर्फ 3 साल पहले 1971 की जंग में पाकिस्तान अपना आधा देश खो चुका था। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका था। वो सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं थी, वो एक साइकोलॉजिकल शॉक था। और अब उसका सबसे बड़ा राइवल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी हासिल कर चुका था। इस्लामाबाद में एक डर था, अगर पावर का ये गैप और बढ़ गया तो शायद पाकिस्तान कभी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। इसी दौरान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो का एक बयान बहुत मशहूर हुआ, हम घास खा लेंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपना एटॉमिक बॉम्ब जरूर बनाएंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पीच नहीं थी, ये एक नेशनल मिशन बन गया। और इसी मिशन ने साउथ एशिया को एक ऐसी रेस में ढकेल दिया जिसका अंत आज तक नहीं हुआ। लेकिन बॉम्ब बनाना स्पीच देने जितना आसान नहीं होता। पाकिस्तान को चाहिए थे साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी और सबसे ज़रूरी यूरेनियम एनरिचमेंट। इसी वक्त हज़ारों किलोमीटर दूर यूरोप में एक पाकिस्तानी मेटलर्जिस्ट अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला था। उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये आदमी साउथ एशिया की तकदीर बदल देगा। और उसके साथ ही शुरू होगी एक खामोश इंटेलिजेंस वॉर, जिसमें स्पाइज होंगे, सीक्रेट रिपोर्ट्स होंगी, और एक ऐसी कहानी जिसके बारे में आज भी दुनिया 2 हिस्सों में बातें करती है। क्या भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की थी? क्या रॉ वाकई कहोता तक पहुंच गई थी? क्या ये सब सिर्फ एक लेजेंड है जो सवालों के साथ और बड़ा होता गया? ये जानने के लिए हमें पहले समझना होगा कि अब्दुल कादिर खान कौन था और कहोता आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। हर जंग को जीतने के लिए सिर्फ इरादा काफ़ी नहीं होता, टेक्नोलॉजी चाहिए, नॉलेज चाहिए, और कभी कभी सिर्फ एक इंसान ही पूरी जंग का रुख बदल देता है। पाकिस्तान के लिए वो इंसान था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। 1970s के शुरुआती सालों में AK खान यूरोप में काम कर रहे थे। वो नीदरलैंड्स की एक इंजीनियरिंग कंपनी से जुड़े थे जो यूरेंको नाम के कंसोर्टियम के लिए काम करती थी। यहाँ पर दुनिया की सबसे एडवांस्ड यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रही थी। ये टेक्नोलॉजी किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की बैकबोन मानी जाती थी। बॉम्ब बनाना मुश्किल था, लेकिन एनरिच्ड यूरेनियम के बिना बॉम्ब बनाना लगभग नामुमकिन था। और AK खान इसी दुनिया के बीच काम कर रहे थे। फिर 18 मई 1974 पोखरन का धमाका हुआ। उस एक ब्लास्ट ने सिर्फ भारत को न्यूक्लियर मैप पर नहीं लाया, उसने पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक कैलकुलेशंस भी हमेशा के लिए बदल दिए।
इसी दौरान AK खान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखा। उस लेटर का मैसेज सीधा था, मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर सकता हूँ। भुट्टो को इसी इंसान की तलाश थी और कुछ ही समय बाद AK खान पाकिस्तान लौट आए। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक शांत सा कस्बा चुना। उसका नाम था कहूता। पहली नजर में ये बस एक और छोटा सा टाउन लगता था, लेकिन धीरे धीरे यहीं एक ऐसा कॉम्प्लेक्स तैयार होने लगा जिसका नाम बाद में दुनिया भर में मशहूर हुआ, कहूता रिसर्च लेबोरेटरीज या KRL। ऑफिशियली ये एक रिसर्च फैसिलिटी थी, लेकिन दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर सपने का दिल बन चुकी थी। कहूता को सिर्फ बनाया ही नहीं गया, उसे छुपाया भी गया। हाई सिक्योरिटी, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, मिलिट्री प्रोटेक्शन, फॉरेन विजिटर्स पर सख्त नजर, सैटेलाइट सर्विलेंस से बचने की कोशिश। पाकिस्तान जानता था अगर किसी ने इस फैसिलिटी की असली प्रोग्रेस जान ली तो उसके स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं, और इसलिए कहूता धीरे धीरे साउथ एशिया के सबसे गार्डेड जगहों में शामिल हो गया। सिर्फ पाकिस्तान ही एक्टिव नहीं था, वॉशिंगटन देख रहा था, मॉस्को देख रहा था, टेल अवीव देख रहा था और दिल्ली भी। हर इंटेलिजेंस एजेंसी का एक ही सवाल था, पाकिस्तान कितनी दूर पहुंच चुका है? क्या वो सिर्फ रिसर्च कर रहा था या बॉम्ब बनने में अब सिर्फ वक्त की देरी थी? ये वो सवाल था जिसका जवाब किसी न्यूज़पेपर में नहीं मिल सकता था। उसके लिए चाहिए थे सोर्सेज, इन्फॉर्मर्स, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स और कभी कभी स्पाइस। इसी वक्त भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ इस पूरी कहानी में अपनी एंट्री करती है। लेकिन रॉ का असली मिशन क्या था? क्या उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्रेस पर नजर रखना था या फिर उसे रोकना भी? इसी सवाल के साथ जन्म लेती है एक कहानी जिसे आज दुनिया ऑपरेशन कहूता के नाम से जानती है। लेकिन यहीं से सच और अफवाह दोनों एक दूसरे में घुलने लगते हैं। एक न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाना एक बात थी, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा था ये जान पाना बिल्कुल अलग बात थी। 1970s के आखिर तक दिल्ली को इतना ज़रूर समझ आ चुका था कि पाकिस्तान सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहा था, वो एक ऐसे प्रोग्राम पर काम कर रहा था जो पूरे साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कहूता के अंदर जाए कौन? पाकिस्तान ने कहूता को एक फोर्ट्रेस बना दिया था। हर एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी, हर वर्कर की चेकिंग, हर आउटसाइडर पर नज़र। ये सिर्फ एक लेबोरेटरी नहीं थी, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े नेशनल सीक्रेट की हिफाजत थी। और जब किसी जगह तक फिजिकली पहुंचना मुश्किल हो तब इंटेलिजेंस एजेंसीज दूसरे तरीके ढूंढती हैं। सैटेलाइट इमेजरी, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन, ह्यूमन सोर्सेज और कभी कभी बहुत ही अजीब लगने वाले मेथड। यहीं से शुरू होती है ऑपरेशन कहूता की सबसे मशहूर कहानी। एक कहानी जो इतनी बार सुनाई गई कि आज बहुत लोग इसे हिस्टोरिकल फैक्ट मानते हैं। कहानी के मुताबिक रॉ के कुछ एजेंट्स कहूता के आसपास के नाई की दुकानों तक पहुंच गए। रोज बाल कटने के बाद जो बाल जमीन पर गिरते थे उन्हें चुपचाप इकट्ठा किया गया और फिर टेस्टिंग के लिए भारत भेज दिया गया। कहा जाता है कि उन लेबोरेटरीज एनालिसिस में उन बालों पर एनरिच्ड यूरेनियम के माइक्रोस्कोपिक ट्रेसेस मिले। अगर ये सच होता तो इसका मतलब सिर्फ एक था, पाकिस्तान सिर्फ न्यूक्लियर रिसर्च नहीं कर रहा था, बॉम्ब की तैयारी कर रहा था। लेकिन यहीं पर हमें रुकना पड़ेगा गाइस, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री का मकसद सिर्फ एक्साइटिंग कहानी सुनाना नहीं, सच और अफवाह के बीच का फ़र्क दिखाना भी है। हमने इस क्लेम को वेरीफाई करने की कोशिश की। इंटेलिजेंस मेमोर्स, हिस्टोरिकल बुक्स, फॉर्मर रॉ ऑफिसर्स के इंटरव्यू, पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, लेकिन हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं मिला जो इस बाबर स्टोरी को इंडिपेंडेंटली कंफर्म करता हो। इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पॉसिबल था। इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया भर में अनयूजुअल टेक्निक्स इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन ऑपरेशन कहूता के इस स्पेसिफिक वर्जन को आज तक किसी डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट ने कंफर्म नहीं किया। इसलिए इस कहानी को फैक्ट नहीं, एक डिस्प्यूटेड अकाउंट माना जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है।
और वो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल है। ये ऑलमोस्ट तय था कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। आखिर कोई भी रिस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस एजेंसी अपने सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक राइवल को इग्नोर नहीं करेगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया अलग अलग इंटेलिजेंस सोर्सेज के जरिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्रेस का असेसमेंट कर रहा था। सैटेलाइट फोटोग्राफ्स, डिप्लोमेटिक इनपुट, ह्यूमन इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, ये सब मिलकर एक बड़ी पिक्चर बना रहे थे और इस पिक्चर में कहुता का नाम बार बार सामने आ रहा था। लेकिन फिर एक और रूमर सामने आया और ये पहले से भी ज्यादा बड़ा था। क्या भारत सिर्फ देख ही नहीं रहा बल्कि कहुता को हमेशा के लिए खत्म करने की प्लानिंग भी कर रहा था? क्या इजराइल इस मिशन में किसी तरह शामिल था? और क्या साउथ एशिया एक ऐसी सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन से सिर्फ कुछ कदम दूर था जिसकी खबर आम लोगों को कभी नहीं हुई? ये वही मोड़ है जहां ऑपरेशन कहुता एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन से बढ़कर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की कहानी बन जाता है। और अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस स्ट्राइक प्लान की जो अगर सच में एग्जीक्यूट हो जाता तो शायद इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री आज बिल्कुल अलग होती। कभी कभी हिस्ट्री सिर्फ उन फैसलों से नहीं बनती जो लिए जाते हैं, कभी कभी हिस्ट्री उन फैसलों से भी बनती है जो आखिरी पल में बदल दिए जाते हैं। 1980s के शुरुआती सालों में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा था। हर गुजरते महीने के साथ दिल्ली की चिंता भी बढ़ रही थी। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि पाकिस्तान बॉम्ब बना पाएगा कि नहीं, सवाल ये था उसे रोकने के लिए कितना वक्त बचा है। 7 जून 1981 मिडिल ईस्ट इजराइल ने इराक के ओसीराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक की, ऑपरेशन ओपेरा। कुछ ही मिनट्स के अंदर रिएक्टर तबाह हो चुका था। दुनिया हैरान थी, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज एक और चीज समझ चुकी थी। अगर किसी देश को लगता है कि उसका दुश्मन न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब है तो वो मिलिट्री स्ट्राइक का ऑप्शन भी चुन सकता है। पाकिस्तान ने भी ये ऑपरेशन बहुत ध्यान से देखा और इसी के बाद कहुता की सिक्योरिटी और भी मजबूत कर दी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में भी एक सवाल उठ रहा था, अगर इजराइल इराक में स्ट्राइक कर सकता है तो क्या भारत भी कहुता के खिलाफ कुछ ऐसा कर सकता है? यहीं से शुरू होती है ऑपरेशन कहुता की सबसे कंट्रोवर्शियल कहानी। कई रिसर्चर्स और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स ने ये लिखा है कि 1980s में इंडिया ने कहुता पर पॉसिबल मिलिट्री स्ट्राइक की फिजिबिलिटी स्टडी की थी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन की पॉसिबिलिटीज डिस्कस हुई थी, लेकिन यही एक ज़रूरी बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तक ना भारत ने, ना इजराइल ने और ना ही पाकिस्तान ने कभी किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के जरिए इस ऑपरेशन को कंफर्म किया है, इसलिए इसे एक रिपोर्टेड अकाउंट माना जाता है, ना कि एस्टैब्लिश्ड हिस्टोरिकल फैक्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लान का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, कहुता रिसर्च लेबोरेटरीज को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई सालों तक पीछे चला जाए। लेकिन जितना सिंपली सुनने में लगता है उतना था नहीं। कहुता पाकिस्तान की हेवीली डिफेंडेड फैसिलिटीज थी। स्ट्राइक का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, उसका मतलब था 2 न्यूक्लियर एम्बिशंस वाले पड़ोसी देश के बीच सीधा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। इसी दौरान दुनिया का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप भी बदल रहा था। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की एंट्री हो चुकी थी और पाकिस्तान अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट रीजनल पार्टनर बन गया था। वॉशिंगटन के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक कंट्री नहीं था, वो कोल्ड वॉर का फ्रंट लाइन एलाय था। इसी वजह से कई हिस्टोरियंस और एनालिस्ट्स का मानना है कि अमेरिका किसी भी ऐसे मिलिट्री एक्शन के खिलाफ था जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी इंटरनेशनल प्रेशर ने इस पॉसिबल स्ट्राइक को कभी रियलिटी बनने ही नहीं दिया। लेकिन ये फिर वही जगह है जहां डॉक्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं और स्पेकुलेशंस शुरू हो जाते हैं। हम नहीं जानते क्या फाइनल अप्रूवल कभी दिया गया था, हम नहीं जानते मिशन की एग्जैक्ट डेट क्या थी, हम ये भी नहीं जानते एयरक्राफ्ट कौन सी स्क्वाड्रन से आने वाले थे, और शायद यही इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की सबसे बड़ी खासियत होती है। जो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो जाते हैं उनके रिकॉर्ड्स कभी कभी सालों बाद सामने आ जाते हैं,
लेकिन जो ऑपरेशंस कभी हुए ही नहीं उसके बारे में सिर्फ टुकड़े ही बचते हैं। मेमोइर्स, इंटरव्यूज, रूमर्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस। लेकिन ऑपरेशन कहोता की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ना किसी स्पाई ने दिया, ना किसी मिलिट्री ऑफिसर ने, बल्कि एक प्राइम मिनिस्टर के नाम से जुड़ी एक फोन कॉल ने। एक ऐसी फोन कॉल जिसके बारे में आज भी लोग बहस करते हैं। क्या वाकई भारत के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक को रॉ के सीक्रेट एक्टिविटीज के इशारे दे दिए थे, या फिर ये भी सिर्फ एक और इंटेलिजेंस लेजेंड है? अगला चैप्टर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। इंटेलिजेंस की दुनिया में कभी कभी एक गोली से ज्यादा खतरनाक होती है एक इंफॉर्मेशन, और उससे भी ज्यादा खतरनाक गलत वक्त पर बोली गई एक बात। ऑपरेशन कहोता की पूरी कहानी में अगर कोई एक इंसिडेंट सबसे ज्यादा रिपीट किया गया है तो वो है मोरारजी देसाई और जनरल जिया उल हक के बीच हुई एक एलिस्ड फोन कॉल। लेकिन क्या ये वाकई हुई थी, या फिर ये भी उन कहानियों में से एक है जो वक्त के साथ लेजेंड बन गई? 1977 इंडिया की सियासत बदल चुकी थी, इमरजेंसी खत्म हो गई थी, इंदिरा गांधी की सरकार हट चुकी थी और देश को मिले नए प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, उनका लीडरशिप स्टाइल इंदिरा गांधी से बिल्कुल अलग था। वो ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखते थे और कोविड ऑपरेशंस को लेकर काफी स्केप्टिकल माने जाते थे। ये बात डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का हिस्सा है। इसी दौरान रॉ के बजट में भी कट्स किए गए और एजेंसी की प्रायोरिटीज दोबारा रिव्यू की गई। ये सब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद शुरू होती है एक दूसरी कहानी। कई सालों से एक क्लेम बार बार रिपीट किया जाता है। कहा जाता है कि मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल उल हक को एक फ़ोन कॉल के दौरान ये इशारा दे दिया कि भारत को कहोता के बारे में पता चल गया है, और इस एक कॉन्वर्सेशन के बाद पाकिस्तान ने अपने सस्पेक्टेड इन्फॉर्मर्स को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ वर्जन्स तो यहाँ तक कहते हैं कि रॉ का पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो गया। सुनने में ये कहानी किसी स्पाई नॉवल से कम नहीं लगती, लेकिन जब हमने इस क्लेम के सोर्सेस देखे एक अजीब बात सामने आई। इस स्टोरी का कोई ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, कोई डिक्लासिफाइड इंडियन डॉक्यूमेंट नहीं, कोई पब्लिकली अवेलेबल पाकिस्तानी रिकॉर्ड नहीं, और किसी इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन ने भी इसे कंक्लूसिव एविडेंस के साथ स्टैब्लिश नहीं किया। हाँ, ये क्लेम है बुक्स में, आर्टिकल्स में और डिस्कशंस में रिपीट ज़रूर होता है, लेकिन रिपीट होना एविडेंस होना नहीं होता। इसलिए रिस्पॉन्सिबल हिस्ट्री लिखने वाले रिसर्चर्स इस इंसिडेंट को एक डिस्प्यूटेड क्लेम मानते हैं। ना इसे पूरी तरह सच कहा जा सकता है, ना ही पूरी तरह झूठ, और जब तक नए डॉक्यूमेंट सामने नहीं आते ये सवाल ही रह जाएगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, पाकिस्तान को एहसास हो चुका था कि दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नजर रखे हुए हैं। सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी गई, बैकग्राउंड चेक्स बढ़ा दिए गए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ज्यादा कंपार्टमेंटलाइज किया गया। हर नया एम्प्लॉय, हर विजिटर, हर मूवमेंट अब पहले से ज्यादा स्क्रूटनी में था। कहोता अब सिर्फ एक लेबोरेटरी नहीं रहा था, वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल बन चुका था। साल बीत रहे थे, लेकिन एक सवाल अब भी वही था, क्या पाकिस्तान बॉम्ब बना पाएगा? और फिर 1987 में एक इंटरव्यू ने सालों से चल रही स्पेकुलेशन को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। एक जर्नलिस्ट, एक साइंटिस्ट, और सिर्फ कुछ शब्दों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उस इंटरव्यू के बाद अब किसी को अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत थी ही नहीं, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब सिर्फ एक रूमर नहीं रहा था। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस इंटरव्यू की जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। कभी कभी सालों तक छुपाया गया राज ना किसी स्पाई की वजह से बाहर आता है, ना किसी सैटेलाइट की वजह से, बल्कि एक इंटरव्यू की वजह से। 1987 पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब भी ऑफिशियली सीक्रेट था। दुनिया को शक जरूर था, लेकिन किसी के पास ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट नहीं था जो सीधे पाकिस्तान की तरफ इशारा करता हो। फिर एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। भारत के वेटरन पत्रकार कुलदीप नायर पाकिस्तान गए। वहाँ उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर अब्दुल कादिर खान से। ये सिर्फ एक रूटीन इंटरव्यू लग रहा था,
लेकिन बातचीत के दौरान AK खान ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिन्हें दुनिया ने एक क्लियर सिग्नल के रूप में देखा। उन्होंने इस बात का जोर से दावा किया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी मौजूद है। ये कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन ये उस साइंटिस्ट के शब्द थे जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। इंटरव्यू पब्लिश होते ही पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान पर आ गया। दिल्ली में, वॉशिंगटन में, लंदन में और मॉस्को में हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा था, क्या पाकिस्तान ने वाकई न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार कर लिया है? ये सिर्फ साउथ एशिया का इशू नहीं रहा था, अब ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी का सवाल बन चुका था। पाकिस्तान के अंदर भी इस इंटरव्यू ने हलचल मचा दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल जिया उल हक इस बात से खुश नहीं थे। AK खान से एक्सप्लेनेशन मांगा गया, उनके स्टेटमेंट्स को लेकर सवाल उठाए गए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कुछ समय के लिए उनका रोल और एक्सेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। चाहे डिटेल्स अलग अलग सोर्सेज में थोड़ी बदलती हों, लेकिन एक बात साफ थी, एक इंटरव्यू वो कर गया जो सालों की स्पेकुलेशंस नहीं कर पाई थी। अब दुनिया ओपनली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रही थी। लेकिन अब कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं थी, इंडिया भी रुकने वाला नहीं था। दोनों देश अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को और मजबूत बना रहे थे और धीरे धीरे साउथ एशिया एक न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इसी टेंशन के बीच एक ऐसा अग्रीमेंट हुआ जिसने शायद एक बहुत बड़ी तबाही को टाल दिया। 1988 इंडिया और पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट साइन किया, अग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज। इस अग्रीमेंट का प्रिंसिपल बहुत सीधा था, दोनों देश एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक नहीं करेंगे और हर साल 1 जनवरी को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की लिस्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। आज भी 3 दशक से ज्यादा वक्त बाद ये अग्रीमेंट जारी है। चाहे दोनों देशों के रिश्ते कितने भी तनावपूर्ण क्यों ना हो जाएं, ये साउथ एशिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में से एक माना जाता है। अगला धमाका अब सिर्फ वक्त की बात थी। दोनों देश खामोशी से तैयारी कर रहे थे और फिर 1998 में दुनिया ने वो देखा जिसका अंदाजा सालों से लगाया जा रहा था। साउथ एशिया ऑफिशियली 2 न्यूक्लियर पावर का घर बन गया। लेकिन ऑपरेशन का होता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था, एक कन्फेशन जिसने सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। 2 दशक, 2 देश और एक खामोश रेस, अब उसका अंजाम आने वाला था। मई 1998 राजस्थान का वही रेगिस्तान जहां 24 साल पहले स्माइलिंग बुद्धा ने इस कहानी की शुरुआत की थी। इस बार भारत ने दुनिया को सरप्राइज कर दिया। 11 मई 1998 और फिर 13 मई भारत ने लगातार न्यूक्लियर टेस्ट किए। ऑपरेशन शक्ति, अब कोई एम्बिग्युइटी नहीं बची थी। इंडिया ऑफिशियली एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका था। दुनिया भर से रिएक्शंस आने लगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इंटरनेशनल कंसर्न। लेकिन इस्लामाबाद में सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा था, अब हम क्या करें? जवाब आने में सिर्फ कुछ दिन लगे। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के शंगाई पहाड़ों में अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए। फिर 30 मई को एक और टेस्ट और उसी पल साउथ एशिया ऑफिशियली 2 न्यूक्लियर पावर्स का घर बन गया। अब ना भारत पीछे हट सकता था, ना ही पाकिस्तान। जो रेस 1974 में शुरू हुई थी, अब उसका डेस्टिनेशन मिल चुका था। दुनिया को लग रहा था कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अब भी बाकी था। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को नहीं, अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया को हिला दिया। 4 फरवरी 2004 पाकिस्तान टेलीविजन डॉक्टर अब्दुल कादिर खान कैमरे के सामने आए और फिर उन्होंने एक ऐसी बात मान ली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। AK खान ने कबूल किया कि उनके नेटवर्क के थ्रू सेंसिटिव न्यूक्लियर
टेक्नोलॉजी ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया तक पहुंची। ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं रहा, अब ये दुनिया का इशू बन चुका था। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन स्कैंडल बताया। एक साइंटिस्ट जिसे पाकिस्तान में नेशनल हीरो माना जाता था, अब दुनिया के लिए सबसे कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर फिगर बन चुका था। कन्फेशन के कुछ दिन बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने ए.के. खान को माफी दे दी, लेकिन उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड था कि ये सब ए.के. खान ने अपनी मर्जी से किया, स्टेट इसमें शामिल नहीं थी। लेकिन कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आज भी इस एक्सप्लेनेशन पर सवाल उठाते हैं और यहीं से एक नई डिबेट शुरू होती है। सच क्या था, कितना पता था और कितना कभी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज कभी नहीं बदली, कहोता आज भी खड़ा है एक खामोश गवाह की तरह, उस रेस का जिसने साउथ एशिया का फ्यूचर बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ऑपरेशन कहोता वाकई हुआ था या हम सिर्फ उसकी कहानी सुनते आए हैं? उसका जवाब शायद किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर के पास हो, शायद किसी क्लासिफाइड फाइल में हो, या शायद कभी किसी के पास ना हो। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के आखिरी चैप्टर पर, जहां हम फैक्ट्स, लेजेंड्स और हिस्ट्री तीनों को एक साथ रखकर देखने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, जब हमने इस कहानी की शुरुआत की थी तो एक सवाल पूछा था, क्या कहोता कि एक छोटी सी नाई की दुकान वाकई पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा राज खोल सकती थी? अब पूरी कहानी सुनने के बाद शायद जवाब पहले से ज़्यादा मुश्किल लगता है, और शायद यही इंटेलिजेंस की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ हर कहानी का जवाब हाँ या नहीं में नहीं होता। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि 1974 के बाद पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने उस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। हम ये भी जानते हैं कहोता पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेंटर बन गया, और ये भी कि इंडिया समेत दुनिया की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज उस फैसिलिटी पे नज़र रखे हुए थी। हम ये तक जानते हैं कि 1987 के इंटरव्यू के दौरान दुनिया हिल गई, और फिर हम ये जानते हैं कि 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बन गए। और हम ये भी जानते हैं कि 2004 में ए.के. खान ने इंटरनेशनल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नेटवर्क की जिम्मेदारी कबूल की। ये सब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन हम क्या नहीं जानते? क्या रॉ के एजेंट्स वाकई कहोता तक पहुंच गए थे? क्या नाई की दुकान से इकट्ठा किए गए बालों ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम का राज खोला था? क्या भारत और इजराइल ने मिलकर कहोता पर स्ट्राइक की प्लानिंग की थी? क्या मोरारजी देसाई के एक फ़ोन कॉल ने रॉ का नेटवर्क एक्सपोज कर दिया था? इनमें से कुछ बातें क्रेडिबल रिपोर्ट्स में मिलती हैं, कुछ सिर्फ मेमोर्स में, और कुछ सिर्फ उन लोगों की जुबान पर जिनके पास कभी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था। इसलिए इन्हें हिस्ट्री के फाइनल फैक्ट्स नहीं बल्कि डिस्प्यूटेड अकाउंट्स के रूप में देखना चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कभी न्यूज़पेपर तक नहीं पहुंचते, कई ऑपरेशंस कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट ही नहीं किए जाते, और कई मिशंस सिर्फ उन लोगों के साथ दफन हो जाते हैं जिन्होंने उन्हें अंजाम दिया था। हो सकता है ऑपरेशन कहोता वाकई हुआ हो सकता है उसका सिर्फ एक हिस्सा सच हो, और ये भी हो सकता है कि हम जिस ऑपरेशन कहोता को जानते हैं वो अलग अलग इंसिडेंट्स को जोड़कर बनी एक लेजेंड हो। शायद इसका असली जवाब अभी भी किसी क्लासिफाइड फाइल में बंद हो, या शायद वो फाइल कभी खुले ही ना। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ऑपरेशन कहोता सिर्फ एक एलर्ट इंटेलिजेंस मिशन की कहानी नहीं है। ये कहानी है डर की, डिटरेंस की, और उन फैसलों की जो कभी पब्लिक स्टेज पर नहीं लिए जाते। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग हमेशा बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी जाती। कभी कभी वो लेबोरेटरीज में लड़ी जाती हैं, कभी कभी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में, और कभी इंटेलिजेंस फाइल्स के अंदर। एक
छोटे से कस्बे के नाम के पीछे छुपे राज में भी लड़ी जाती है। कहोता, एक नाम जो आज भी हिस्ट्री और मिस्ट्री के बीच कहीं खड़ा है, और जब तक नए डॉक्यूमेंट्स या डिक्लासिफाइड फाइल्स दुनिया के सामने नहीं आती, ऑपरेशन कहोता एक सवाल ही बना रहेगा। एक ऐसा सवाल जिसके जवाब शायद सिर्फ उन लोगों को पता है जिन्होंने कभी इस खामोश जंग को अपनी आंखों से देखा था। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेटिव लगी और आप ऐसे ही अनटोल्ड हिस्ट्री, ट्रू क्राइम और सीक्रेट इंटेलिजेंस स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो साइलेंट एकोज विद अपेक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे और भी ऐसे डिटेल डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और सबसे ज़रूरी बात, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप अगला कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे, चाहे वो किसी सीक्रेट मिशन की कहानी हो, किसी हिस्टोरिकल मिस्ट्री की, किसी ट्रू क्राइम केस की या किसी जियोपॉलिटिकल ऑपरेशन की। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक को कंसिडर करूँ। मैं मिलूँगी आपसे एक और नए राज, एक और अनसुनी कहानी और एक और साइलेंट एको के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।